जैसे ही मार्केट अपने नए लाइफ हाइज के आसपास पहुंचे हैं या यूं कहिए नए लाइफ हाइज पर हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप लगभग सभी अपने नए हाइज के आसपास हैं। निफ्टी भी अब नए हाइज पे है। ऐसे में भारत को लेकर के दुनिया भर के बहुत सारे एफपीआईज, बहुत सारे एफआईआईज जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं, वो सभी बुलिश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से 25-30% और कई सारे तो डबल या ट्रिपल की बातें कर रहे हैं इंडेक्स लेवल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आंकड़े हैं ये कितने विश्वसनीय होते हैं, इनके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, पहले जो ये प्रेडिक्शंस रही हैं वो किस प्रकार की रही हैं और अभी जो प्रेडिक्शन हो रही हैं वो किस प्रकार की हो रही हैं, और एक एवरेज मूवमेंट जो रही है मार्केट की पिछले करीब 50-60 साल में जो सेंसेक्स की हिस्ट्री है उसके हिसाब से क्या ये प्रोजेक्शंस कैसे लगते हैं, क्या हो सकता है, और एक निवेशक के रूप में आपको इन प्रोजेक्शन से किस तरह से समझना या देखना चाहिए। इस वीडियो में हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे जो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से और लंबा पूरा देखिएगा। जितना बड़ा वीडियो है ये, अल्टीमेटली इससे आपको पूरी चीजें समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जिस तरह का दृष्टिकोण आप बनाते हैं बाजारों को लेकर के, बहुत सारे लोग जो पिछले कुछ समय के अंदर बाजारों में तेजी के दौरान जो अक्टूबर से हुई या अप्रैल से हुई उस दौरान अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग बेयरिश रहे हैं इंडेक्स लेवल पर, तो वहां पर वो तेजी नहीं भुना पाए, या उन स्टॉक्स में जहां तेजी चल रही थी वहां पर भी वो स्टॉक में तेजी नहीं भुना पाए, या मंदी के ट्रेड कर करके नुकसान भी बहुत सारे ट्रेडर ने किया है। तो आपको जो बाजारों का सेंस है वो अलग ढंग से देखना पड़ता है। वहीं पर अगर आप स्टॉक की बात करिए, स्टॉक्स अभी भी जबकि बाजार अपने नए लाइफ हाइज के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक्स में उस तरह के मूवमेंट अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आपका जो सोच है वो स्टॉक स्पेसिफिक अलग हो सकता है, इंडेक्स स्पेसिफिक अलग हो सकता है। लगातार मार्केट अपने अब नए हाइज के आसपास चल रही है। पिछले 2 दिनों के अंदर निफ्टी ने करीब करीब 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस लगाया है। जो मेरा लास्ट वीडियो है अगर आपने वो देखा होगा, मैंने यही आपसे कहा था कि 26,300 के आसपास मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ सकती है। विगत 2 दिनों से बाजार 26,300 के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब हमारा जो नया लाइफ हाई है 26,309 के आसपास में है, और आज का जो हाई है वो भी 26,300 के आसपास में है। अल्टीमेटली वहां हम रुकते दिख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज की जो बात मैंने करी, अगर मैं एक तरफ से कुछ बड़े नामी जो ब्रोकरेज हैं उनकी बात करूं, यहां पर ये बात याद रखने की है कि इनके प्रीवियस डेटा भी मैं अभी आपको वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अगर अभी की बात करी जाए तो बीएससी को लेकर के हम सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग जहां पर जो रिजल्ट जो आंकड़े आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बीएससी जो कि अभी तकरीबन 86,000 के इर्द गिर्द में ट्रेड हो रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर इसी साल यानी अगले वर्ष, ये जो आपका 2026 का वर्ष होगा जो साल का अंत होता हुआ दिखेगा, वहां पर उन्होंने 1,07,000 के टारगेट दिए हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 24% का इजाफा दिखाता है। ये मॉर्गन स्टैनली का डेटा है। ये उनका मानना है कि यहाँ से मार्केट सेंसेक्स जो है 24% की और ग्रोथ कर सकता है वर्ष 2027 के अंत तक होते होते तक। यहाँ पर कुछ जो एचएसबीसी है, एचएसबीसी ने 94,000 का लक्ष्य रखा है इसी महीने के लिए, यानी जो अगला महीना है दिसंबर जब आप खत्म होते हुए देख रहे होंगे, तो एचएसबीसी ने उसका लिए 94,000 का लक्ष्य रखा है। किसके लिए? सेंसेक्स के लिए। तो अब यहां पर 84 से 94 10,000 पॉइंट की बात की जा रही है, जो कि यहां से अभी करंट स्टेटस जहां हम ट्रेड हो रहे हैं वहां से तकरीबन 9% का इजाफा है, जो कि अगर हो गया तो वो बहुत बड़ा नंबर है। ये आप ये बात जरूर मान के चलिएगा। इसमें सेंटा रैली भी हो सकती है, इसमें जीडीपी के आंकड़े भी हो सकते हैं। उन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाते मार्केट में मूवमेंट हो सकती है, पॉसिबल है। होगी या नहीं होगी वो अलग चीज है, लेकिन ये उनके आंकड़े हैं जो जो अलग अलग ब्रोकर हाउस रखे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं दोबारा से बता दूं, यहां पर हम अपनी कोई रिसर्च नहीं रख रहे हैं। तो ये जो भी आप कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज, एफपीआईआई जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के अंतर्गत, उनके द्वारा जारी नंबर्स हैं और उनको मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक रखने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर वर्नस्टीन ने जो डाटा निकाला है उनका मानना यह है कि 2027 अंत होते होते तक तकरीबन 20% तक का इजाफा सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। तो
तो वो 2027 के तक बोल रहे हैं, लगभग लगभग मॉर्गन स्टैनली से थोड़ा सा बेहतर आंकड़े उनके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ये बात आपको पता होगी, करीब 3-4 दिनों पहले जेपी मॉर्गन ने अपना नया आंकड़ा जारी किया था बाजारों को लेकर के, 29,000 निफ्टी 2027 तक का उन्होंने ये बात रखी है, जो कि यहां से करंट स्टेटस जहां हम अभी ट्रेड हो रहे हैं 26,300 के इर्द गिर्द में, यहां से काफी बड़ा नंबर है जो कि वो मानते हैं वहां तक जा सकता है बाजार। 2032 तक भी वो नंबर दे रहे हैं, उसमें वो काफी ज्यादा नंबर है, यानी काफी बड़ा प्रोजेक्शन है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, काफी बड़े नंबर उन्होंने जारी किए हैं जो कि 29,000 के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, उनका मानना ये है। यहां पर जबकि मैंने जेपी मॉर्गन की बात करी, तो जेपी मॉर्गन ने इसी साल मार्च के आसपास में फरवरी में 19 फरवरी को 18 फरवरी को एक रिपोर्ट निकाली थी, जहां पर उन्होंने निफ्टी के लिए इस साल का प्रोजेक्शन टारगेट दिया था 26,500 का। इस साल के लिए निकाली कब थी? फरवरी में। फरवरी में जो आंकड़ा निकाला था उन्होंने, लगभग वो उसको अचीव करते दिख रहे हैं बाजार अब 26,300 के इर्द गिर्द में। और अगर यहां से 200 पॉइंट का इजाफा होता है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, अगर वो 200 पॉइंट होता है तो जेपी मॉर्गन का जो इसी साल का प्रोजेक्टेड नंबर आया था फरवरी में, वो अचीव होता दिखेगा। और इसके नाते विश्वसनीयता की बात की जाए तो जेपी मॉर्गन की विश्वसनीयता बनती है प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है उसके आधार पर। और अगर पॉसिबिलिटी है कि क्या 2027 29,000, जो कि अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा हो सकता है, 2026 2027 बड़े मूवमेंट पॉसिबल हैं अगर इस टाइप के कुछ नंबर्स आने लगते हैं या मार्केट इस तरह के मूवमेंट देखने लगता है। अब यहां पर कुछ एक मैंने ये जो नाम लिए हैं, ये बड़े नामी एफपीआईज हैं या यूं कहिए बड़े बैंकर्स हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया भर में फोकस्ड हैं। यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने भी अपना जारी किया है। गोल्डमैन सैक्स ने 29,000 का नंबर जारी किया है। जेपी मॉर्गन ने, चूंकि जेपी मॉर्गन का 29,000 का भी नंबर है, 30,000 का भी नंबर है, 32,000 का भी नंबर है, बेयर केस, बुल केस, एक्सट्रीम बेयर बुल केस, कई अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए मैंने 29,000 बोला। लेकिन हाँ, अगर बुल केस अगर वो मानते हैं 2027, तो वहां पर वो 30,000 के भी आंकड़े दे चुके हैं। यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है 29,000 का नंबर दिया है निफ्टी को लेकर के 2027 के लिए, और सैमको ने 27,500 का नंबर दिया है। अब ये इंडियन ब्रोकर में आप आ रहे हैं धीरे धीरे करके, छोटे ब्रोकर्स पे 27,500 का आंकड़ा सैमको ने बोला है। नुआमा को लगता है मार्केट 26,140 की रेंज में रहेगी, तो यानी करंट स्टेटस से थोड़ा सा उनको घटती हुई बाजार दिखती है। वहीं पर एमईके ने 26,000 के आंकड़े दिए हैं। यहां पर एमईके के पुराने आंकड़े नहीं अचीव हुए हैं, ये बात याद रखनी है, क्योंकि उन्होंने इसी साल शुरुआत में मार्केट के लिए 18 से 19,000 का बेरिश नंबर दिया था, जो कि बिल्कुल भी आया नहीं है। तो विश्वसनीयता यहां पर ध्यान रखनी है कि किस तरफ ज्यादा रही है। अब अगर हम इन सारी चीजों को मिलाते हैं, चूंकि अगर आप देखें तो मोटा मोटी यहां से 2026 का जो प्रोजेक्शन है वो ये कहता है कि करीब 27,000 के आंकड़े, 2027 लास्ट होते होते तक 29,000 के आंकड़ों की बात की जा रही है मोटा मोटा निफ्टी में, और सेंसेक्स में 1,10,000 के आंकड़ों की बात चल रही है। अगर ये नंबर्स आते हैं, निश्चित रूप से बाजार में तेजी होने पर ही ये आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन क्या ये आंकड़े आ सकते हैं एक बार को, अगर हम जेपी मॉर्गन के या पुराने जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से देखें तो हाँ, ये नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर वही, इसमें खुशी होकर के बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने का है। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स के आंकड़े हैं। इंडेक्स में तेजी होने का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अभी हम इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, तो हाँ, इंडेक्स के ये नंबर इन लोगों को लगता है। और उसके पीछे कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जिस तरह से जीडीपी के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है भारत की, वो एक बड़ा कारण है। अब जैसे कुछ रिपोर्ट्स में, मैं चूंकि सारी रिपोर्ट्स को समग्र रूप से आपके सामने रख रहा हूं कंपाइल करके, तो किसी ने ये बात भी कही है कि चाइना अब महंगा लगता है। और चाइना, जो पिछले 3 साल पहले खबर आ रही थी कि भारत महंगा लग रहा था, जो पैसा निकल करके चाइना की तरफ जा रहा था, वो पैसा अब चाइना से निकल करके भारत की तरफ आ सकता है, क्योंकि भारत अब लोगों को सस्ता लग रहा है दोनों के अगर कंपेयर कर रहे हैं उस पर। तो अगर ये कारण है तो वहां से पैसा शिफ्ट हो सकता है। भारत के नंबर जो जीडीपी के हैं वो बेहतर रहने की उम्मीद बनी हुई है। सरकार की स्टेबिलिटी दिखती है बहुत सारे कारणों से। जिस तरह से नए जो लेबर लॉ लाए गए हैं
उसमें ज़्यादा शोषण, या शोषण वर्ष सही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा अब लिबरल बना दिया गया है कंपनियों के लिए कि वो ज़्यादा जो है एम्प्लॉइज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना पाएंगे। यद्यप कि जब आप उस पूरे के पूरे नंबर को पढ़ते हैं, अब जैसे 12 घंटे की शिफ्ट हो सकती है, भले 48 घंटे आपको काम करना है, लेकिन किसी दिन अब 12 घंटे की शिफ्ट एक एम्प्लॉय के लिए बड़ा है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे चीजें की गई हैं जिनके नाते ये माना जा सकता है, और इसीलिए ट्रेड यूनियंस इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो नए लेबर लॉ हैं इनको नहीं होना चाहिए। अब ट्रेड यूनियन का विरोध और कंपनियों का एक पक्ष में होना वो अलग बात है, जनरली वो होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लेबर लॉ को माना यह जा रहा है कि चाइना के अगेंस्ट में भारत ने अपने लेबर लॉ को लिबरल किया है कंपनियों के संदर्भ में, जिससे कंपनियां ज्यादा यहां पर अपना काम कर पाएंगी। और हो सकता है दूरगामी परिणाम इसका ये देखने को मिले कि चाइना में जो प्रोडक्शन के लिए कंपनियां अमेरिका की ज्यादा जाती हैं वो थोड़ा भारत की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं नए लेबर लॉ के नाते। तो पॉसिबिलिटीज इसके नाते लगती है। और यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये पिछले 15-20 दिनों के अंदर आई हैं, महीना भर के अंदर आई हैं सारी की सारी रिपोर्ट। और कुछ रिपोर्ट जो अभी आजकल में आई हैं उन सब में रिपोर्ट में एक तरफा तेजी की बात की जा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मल्टीपल कारण हैं, जो सरकार मल्टीपल कोशिशें कर रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट संभव है कि बाजारों में देखने को मिले इंडेक्स लेवल पर। और उसके नाते आपको मेजर स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और एनालाइज करें कि सच्चाई में क्या है, कि ऐसा लगता है चलो सबने प्रोजेक्शन तो कर दिया, बट क्या इतना सब कुछ हम अचीव कर पाते हैं? तो अगर ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो इस चार्ट में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये तकरीबन 1980 से ये चार्ट है। 1980 से अगर आप देखें तो मोटा मोटी निफ्टी, ये सेंसेक्स का चार्ट है पिछले काफी समय का। और इस चार्ट में आपको कई सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि अलग अलग जोन में, यानी अलग अलग समय में बाजार किस तरह से बढ़े, और उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो करेक्शन आया, फिर उसके बाद बाजार बढ़े और फिर करेक्शन आया। अब अगर इसको हम टाइम वाइज बांटेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 100 के आसपास के आंकड़े से बाजार जो है बढ़ करके गई। मैं इसको अगर टाइम वाइज कर दूं और बताऊं आपको तो तकरीबन 1980 से लेकर 1992, जो कि भारत का बहुत प्री मेच्योर स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल ही प्री मेच्योर कंडीशन है, तो उस नंबर पे बहुत फोकस ना करें। लेकिन उसमें मार्केट 40 गुना हो गया था 13 सालों के अंदर। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं वो बिल्कुल स्मॉल कैप मार्केट है, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। 88 से 92 का समय जो है वो भी वो समय है जब हर्षद मेहता एक्टिव रहे हैं। 11 गुना बाजार हो गई 4 सालों के अंदर। तो वो पूरा पीरियड अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि वो मेच्योर मार्केट का पीरियड नहीं है, वो बिल्कुल नए बाजार थे, भारत के संदर्भ में बिल्कुल नया था, ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हुआ था, दुनिया भर की कंपनियां आ रही थी, तो एक अलग ही था। और बहुत कम निवेशक थे जो वहां पर थे। हाँ, उन्होंने जो तो उस समय थे उन्होंने पैसे जरूर बनाए थे, ठीक है। 92 से लेकर 2003 भारत में काफी जीरो रिटर्न की स्थिति रही। चूंकि पहले अगर आप ध्यान दीजिए तो 80 से लेकर के 92 तक मार्केट में बहुत बड़ी रैली हो गई। फिर 92 से लेकर 2003 ऑलमोस्ट जो ये 11-13 साल गुजरे, इनमें बाजारों ने जीरो रिटर्न दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट एक लंबे समय तक जीरो रिटर्न भी दे सकती है। इन बिटवीन मार्केट काफी मूवमेंट देती है, जो कि दे रही थी 96, 97, 98, 2000 सब में मार्केट मूव कर रही थी। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि 92 से 2003 मार्केट का मूवमेंट जीरो रहा। 13 साल गुजर गए, उसके पहले मार्केट काफी ऊपर गई थी। उसके बाद से मार्केट अब धीरे धीरे करके आप मेच्योर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 2003 से 2007 हम काफी हद तक ग्लोबलाइज हो चुके थे। हमारी आईटी कंपनियां बेहतरी कर रही थी, तेजी दिखा रही थी, और हमारी बाजार जो है उन 4.5 सालों के अंदर 7 गुना का रिटर्न देने में सफल रही थी। सेंसेक्स 2008 से 2010 2 सालों के अंदर बूम चल रहा था। रिकवरी हमने नीचे से दिखाई क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस रहा। तो 2007-2008 में जो मंदी हुई, मंदी में बाजार गिरे, और उसके बाद 2008 से 2010 के बीच में करीब 2.5 गुना बाजार बढ़े। 2013 से 2020 के बीच में मार्केट करीब, अब फिर ये 7 साल का समय है, करीब करीब 2.8 गुना बाजार हो गई। मान लीजिए आप 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना तो बाजार हो ही गई। 2020 से लेके 2025 के पीरियड में कोविड वाला लो लगा और वहां से मार्केट रिकवर करी, और तकरीबन जो है
पिछले 5 से 6 सालों में मार्केट जो है 3.3 गुना हो चुकी है करीब। मतलब एक बड़ी रैली आपने देखी है। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 100 की बजाय 300 हुई, फिर 15,000 हुई, फिर 23,000 और फिर वहां से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक ऊपर चले गए हैं। लेकिन अगर इन नंबर्स को हम देखें, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट लगातार लीनियरली बढ़ेगी या इसको आप एक्सेल सीट पर डाल देंगे और इसी हिसाब से बाजार बढ़ती है, नहीं। ये सारे नंबर हिस्ट्री हैं, ये सारे नंबर हो चुके हैं। लेकिन इसी पीरियड में ऐसा भी समय है जब बाजारों ने एक लंबे समय तक कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उस पीरियड में भी मार्केट काफी बड़ा मूवमेंट दे रहा था। अगर आप पिछले साल भर देखिए, बाजारों ने खूब मूवमेंट दिया है, रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप पिछले साल अक्टूबर से लेके इस साल अक्टूबर की बात करिए, लाइफ हाई पे थे, आज भी लाइफ हाई पे, रिटर्न क्या हुआ? 0। लेकिन आप देखे हैं कि बाजारों ने खूब मूवमेंट दिखाई है। पोर्टफोलियो इस पीरियड में कैसे रहे हैं? खराब रहे हैं, नीचे गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट के लंबे समय में भी बड़े रिटर्न्स आ जाएं, हाँ, और छोटे समय में भी रिटर्न्स आ सकते हैं। अब ये सारी बातें हिस्ट्री हैं और इसके पहले जो मैंने बातें बताई वो सारे प्रोजेक्शंस हैं जो कि एफआईआईज की तरफ से हैं। और इसीलिए मैं दोबारा ही बात कर रहा हूं, ये वीडियो आप प्योरली एजुकेशनल पर्पज पे लीजिएगा, इसके आधार पर निवेश करना सही नहीं है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, तो अगर हम इस नंबर को देखें जहां पर करीब 5 सालों में 6 सालों में मार्केट 2 गुना से ज्यादा रिटर्न दे देती है, तो उस नंबर के हिसाब से ये सारे प्रोजेक्शन छोटे आते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट हमारी जिस तरह से बढ़ती रही है 2020, 2025, इवन 2013, 2020, आप अगर एवरेज देखें तकरीबन 5 सालों में आप 2.5 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं। अब अगर हम पिछले 5 सालों के अगले बारे में बात करें, जैसे 2013, 2020 बाजारों में करीब 3 गुना हो गया, 2020, 2025 बाजार करीब जो है वहां पर भी 3-3.5 गुना हो गए। अब अगर हम ये मान लें कि, और इस पीरियड में डबल 3 गुना हुए, हम अगर मान लें कि मार्केट यहां से कम चलती है, फिर भी अगले 5 साल यानी 2025 में हम खड़े हैं, 25 खत्म होने को आ गया, आप 26 पकड़ लीजिए, 26 में हम है, 2031 तक की अगर हम बात करें तो 5 साल हो जाते हैं। इन 5 सालों में क्या मार्केट हमारी यहाँ पे 2.5 गुना होने वाली है? किसी भी प्रोजेक्शन में वो नंबर नहीं आए हैं। 2.5 गुना वाले प्रोजेक्शन कोई नहीं कर रहा है, छोटे प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। यानी हम तेजी तो दिखाएंगे लेकिन उतनी तेजी नहीं जितना हमारा हिस्ट्री रहा है। यानी कि आप ये बात समझिए कि ये प्रोजेक्शंस के जो नंबर आ रहे हैं, ये पहले की जो हमारी स्पीड, हमारी गति ऊपर की तरफ जा रही है, हम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम बढ़ते रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारी जो ट्रेन है, जिस रफ्तार से पहले चल रही थी, उस रफ्तार में कमी आ रही है। ये बात ये सारे प्रोजेक्शंस भी दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि आप प्रोजेक्शन को देख करके आसान्वित होते हैं कि भाई बाजारों में तेजी आएगी, लेकिन तेजी तो बाजार में परमानेंट रहती भी है, मोटा मोटी बाजार में जनरली तेजी रहती है। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जो हमारी परमानेंट स्पीड है, जहां पर हम करीब 6 सालों में बाजार को डबल या ट्रिपल कर देते हैं, वो नहीं होने जा रहा है। अब के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं 2027, 2028, 2030 तक की मैंने बात जानबूझ के नहीं करी है क्योंकि वहां पर कुछ नंबर हैं, बड़े हैं। लेकिन हाँ, अगर वही सेम को रिप्लिकेट करना है तो इंडेक्स को, जो हम सेंसेक्स की बात करें जो 85,000 पे ट्रेड हो रहा है, अगर यहां से 2.5 या 3 गुना भी होना है तो उसको 2 लाख 2,25,000 का होना चाहिए अगले 5 सालों में, जो कि प्रोजेक्शंस में नहीं है किसी भी एचएनआई के, किसी भी एफआईआई के, एफपीआईज के। तो यानी जो हमारी गति है वो धीमी रहेगी, स्लोली ही हम ऊपर जाएंगे, हाँ, लेकिन हम ऊपर जाएंगे, ये भी बात इसमें दिखती है। तो जो हिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो ये जो आंकड़े हैं ये अचीव हो सकते हैं जो लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, और इसमें कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं लगती है क्योंकि हमारी जो गति है, जो जिस रफ्तार से हम ऊपर की साइड में प्रोपेल होते रहे हैं पहले से, वो नंबर से हम स्लो ही हो रहे हैं। इन आंकड़ों में भी बात दिखाई पड़ती है अगर हम हिस्ट्री के साथ जोड़ के चलते हैं। तो ये नंबर्स आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इनके आधारों पर कोई काम नहीं करना है क्योंकि आप निवेश करते हैं बाजार को देख करके, यानी स्टॉक को देख करके। अगर स्टॉक पर इसका जो कल का मेरा वीडियो होगा जिस पर मैं डिटेल करूंगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक इस पीरियड में इस ढंग के मूव नहीं रहते हैं कि सारे स्टॉक 50 गुना हो जाएंगे, नहीं होंगे। उस पीरियड में बहुत सारे स्टॉक खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इस पूरी रैली के दौरान, चाहे आप 2003 से उठाकर अभी तक का देखिएगा, बहुत सारी कंपनियां, और इनमें कितनी कंपनियां ऐसी हैं अगर आप वो देखेंगे तो आप ताजुब करेंगे। तकरीबन 70% कंपनियां जो इस पूरे पीरियड में हैं, उन्होंने एवरेज में लो रिटर्न दिया है इंडेक्स से, और काफी कंपनियां, करीब 40% कंपनियां तो गायब हो चुकी हैं, नुकसान में गई हैं और वो क्लोज हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उन स्टॉक को ले लेके बैठे रहेंगे तो वहां पैसा बनेगा। हाँ, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जैसे फिलहाल ऊपर जा रहा है,
लेकिन बाकी स्टॉक्स में स्पेसिफिक मूव डिफरेंट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है। इस वीडियो में मैंने पूरी चर्चा करने की कोशिश करी है कि जो प्रोजेक्शन दिए जा रहे हैं HNI, FII या FPI की तरफ से, क्या वो सही लगते हैं, क्या नंबर दिए जा रहे हैं और उसके आधार पे आपको क्या सोचना चाहिए। इंडेक्स लेवल पर तेजी की उम्मीद आप इन आंकड़ों को देख करके कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको चार्टिकली ही डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि बाजार ऊपर जाए मगर आपके शेयर ना ऊपर जा रहे हो, ऐसी स्थिति में आपको खराब शेयरों या जिन शेयरों में गिरावट हो रही है वहां से निकल करके दूसरे शेयरों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये मान लेना कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरे शेयर भी चले जाएंगे, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस बात को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसको और बेहतर एक्सप्लेन करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अलग अलग पीरियड में किस तरह से देखने को मिलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।